बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ गुजरे हुए कल, कुछ आज और कुछ आने वाली कल की खबरों और रिपोर्टों के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। गुजरे हुए कल की खबरें तो आपकी नज़रों से गुजर चुकी होंगी, एक सरसरी नज़र उन पर ज़रूर डालेंगे। कुछ आज ताज़ा तरीन की खबरें हैं जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, और कल क्या होने जा रहा है, आने वाले कल में क्या होगा। जो अंदर की कुछ खबरें ऐसी हैं जो हमारे बोने सूंघ के लाए हैं ईवान इक़्तिदार से और दूसरी राहदारियों से। क्या चेमें गोइयाँ हो रही हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, क्या ऐसा होने जा रहा है, कोई नई चीज़ होने जा रही है, कोई ऐसी नई चीज़ जो किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। ये जो ईवान के पर्दे हैं उनके पीछे राजदारी की कुछ बातें हैं जो हम खींच के लाए हैं, वहाँ से सूंघ के लाए हैं और वहाँ से निकाल के लाए हैं आपके लिए खुसूसी तौर पर। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये वीडियो ये व्लॉग ये गुफ्तगू आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मेट्रो बस सर्विस मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद के बाद पहुंची है अब गुजरांवाला। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इसका संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मौका पर मौजूद थे और ये एक बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खुशखबरी थी ये एहलियाने गुजरांवाला के लिए, वो इसके मुस्तहिक भी थे। और इसके बाद ये मेट्रो बस जा रही है फैसलाबाद। खुद वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इसी तकरीब के दौरान खिताब करते हुए ये ऐलान किया कि ये मेट्रो बस पहुंचेगी अब फैसलाबाद। ग्रीन बसें जो हैं वो तो आपको पता ही है कि पंजाब के तुलो अर्ज में तमाम बड़े शहरों में पहुंच चुकी हैं, पहुंच रही हैं या पहुंचने वाली हैं। और ये जो तरक्याती कामों का जाल एक बिछाई चली जा रही हैं मरियम नवाज शरीफ, इसका क्रेडिट उन्होंने गुज़श्ता रोज़ तकरीब के दौरान दिया अपने वालिद नवाज शरीफ को और अपने चचा शहबाज शरीफ को कि ये उनकी लेगेसी को लेके आगे मैं चल रही हूँ, जो उन्होंने इस मुल्क के लिए कारआए नुमाया सर अंजाम दिए हैं। बेटी उनकी पीछे ना रहे और वो करती चली जा रही हैं, और 100 के करीब तकरीबन पंजाब में उनके प्रोजेक्ट हो चुके हैं। दूसरी खबर कल की ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, बड़े लोग जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके नाम आ गए हैं ECL में। वो अब बैरून मुल्क नहीं जा सकते। कौन कौन से ये लोग हैं इनके नाम तो आप सुन ही चुके हैं। बड़े नाम शिबली फराज, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शेख रशीद भी हैं। शेख रशीद भी इसमें आ गए हैं और खिलाफ तवक्को फवाद चौधरी भी, हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। और शेख रशीद का नाम वो इसमें ECL में कैसे आ गया है, हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सच उनकी अपनी एक पार्टी है, वो इनके इत्तेहादी ज़रूर थे। और 9 मई के हवाले से चूँकि ये पाबंदियाँ लगने जा रही हैं, लगी हैं, इससे पहले भी लग चुकी हैं बहुत सी सारी पाबंदियाँ, आपको पता ही है। कुछ क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेलें भी काट रही है और कुछ को सजाएं भी हो चुकी हैं, कुछ इसमें बरी भी हो चुके हैं, कुछ जमानतों पे हैं। लेकिन शेख रशीद का नाम भी उसमें आ गया है। हालांकि शेख रशीद इस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी कर चुके हैं कि उनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी उन्होंने मजम्मत भी की थी और कोई ऐसी उनकी एविडेंस भी नहीं था उनके हवाले से कि वो 9 मई के वाक़यात में शामिल थे। शायद हमारे अदारों के पास उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट्स हों, खुफिया रिपोर्ट्स हों, कोई उनकी मीटिंग्स में गए हों, कोई उन्होंने प्लानिंग की हो, कोई मनसूबाबंदी की हो, उनका नाम भी ECL में डाल दिया गया। और मुझे जो ज़ाती तौर पर हैरानी हुई है वो ये फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी से मुझे उनकी सियासत से, उनकी गुफ्तगू से, उनके तर्ज तकल्लुम से हज़ार इख्तलाफ है। मुझे कभी भी उनकी कोई गुफ्तगू कभी पसंद नहीं आई, अपने मुखालफिन के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से, सियासी गुफ्तगू जो वो करते हैं, टॉक शोज में वो आते हैं, मैं अक्सर उनकी गुफ्तगू नहीं सुनता, मुझे वो पसंद नहीं है उनकी गुफ्तगू, जो उनका लहजा है। और वो थोड़े से जारहाना पन भी है उनके अंदर, वो
तूतकार भी करते हैं, हाथापाई भी करते हैं, बाज़ औक़ात नौबत थप्पड़ों तक भी पहुंच जाती है। ये माजी उनका गवाह है। मुझे उनकी कभी कोई गुफ्तगू, उनका तर्ज़ गुफ्तगू, जैसे कि मैंने कहा, कोई उनकी कोई बात, उससे मैं एग्री नहीं करता। लेकिन कुछ चीज़ें उनमें ऐसी हैं कि वो जब कोई ठीक काम होता है, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी का हो, चाहे उनकी किसी मुखालिफ पार्टी का हो, दूसरी जमात का हो, उसे वो अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। और अपनी पार्टी कोई गलत काम कर रही हो, चाहे अपने ही कोई उसका साथी हो, कोई गलत बात उससे निकल जाए या कोई गलत काम हो रहा है, कोई पॉलिसी गलत बन रही हो, तो उसका वो इख्तलाफ ज़रूर करते हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे वो पार्टी के बाहर हो। 9 मई के हवाले से उन्होंने ना सिर्फ मजम्मत की थी, बल्कि उन्होंने शर्मनाक किरदार ये कहा था अपनी पार्टी के लिए, और वो पार्टी छोड़ दी थी। इसी बेस पे 9 मई के वाकयात को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उनका नाम भी ECL में डाल दिया गया है। और मुझे जो इस हवाले से रिपोर्ट्स मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि अदारे और हुकूमत क्या करने जा रही है, ये थोड़ा सा इसका आप इंतज़ार करें, आगे चलकर आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको कल की खबरें आप तक पहुँचा रहा हूँ, जो कल जो कुछ हुआ है वो खबरें, फिर आज की खबरें जो आप ईवान इक़्तिदार से, या ये समझ लें कि शहर इक़्तिदार से जो खबरें आई हैं आज की, वो भी आप तक पहुँचानी है। इसलिए ये खबर चूँकि कल की है, आगे क्या होना है ये कल की खबर है, ये थोड़ा सा इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज कुछ ताज़ा तरीन खबरें ये आई हैं कि एक खलबली सी मच गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ख़ास तौर पर ये जो पाबंदी लगी है, ECL में जो नाम डला है, इस हवाले से उनको वहाँ से सुनगुन उन्हें मिलना शुरू हो गई है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। इससे कबल आपको पता ही है कि DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बानी PTI इमरान खान को एक खिताब से नवाजा था, एक लक़ब से नवाजा था, वो था ज़हनी मरीज़। इस ज़हनी मरीज़ पे बहुत सारा कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है। बहुत से जो गैर जनबदार लोग हैं इस लफ्ज़ को वो पसंद नहीं कर पा रहे, हज़म नहीं कर पा रहे। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोग हैं, जो क़यादत है, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस हवाले से, और उन्होंने कहा है कि ये जो हमें कार्नर किया जा रहा है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, इससे इज्तनाब किया जा रहा है, इससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। इस पर गौर अयूब का भी इस हवाले से एक बयान आया है। उन्होंने न सिर्फ जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हुई है उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि इससे जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा। ये जो दीवार के साथ हमें लगाने की कोशिश की जा रही है, ये गैर जमहूरी रवैया है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है। और उन्होंने एक पाबंदी की बात की है कि सुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है। पाबंदी किस पार्टी पर लगाएंगे, वो तो इलेक्शन कमीशन में उसका नाम ही नहीं है। उसको तो ये जो हालिया इलेक्शन हुए हैं फरवरी वाले, 8 फरवरी वाले, उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन में, उसमें तो हमें इंतखाबी निशान ही नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन में ये हमारी पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर पाबंदी किस पे लगेगी? ये एक पहलू दिया है उन्होंने हुकूमत को कि अगर पाबंदी लगानी है तो कोई और तरीका ढूंढें। कोई एक क्लू दे दिया उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन पाबंदी नहीं लगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ही लिखना है ना। तो इलेक्शन कमीशन पाबंदी किस पे लगाएगा जो उसके पास रजिस्टर्ड ही नहीं है? जमात उस पर पाबंदी कैसे लगाएगा? ये बात की है बैरिस्टर गौर ने। और दूसरी जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने गुज़श्ता रोज़ की है। और ये जो लक़ब दिया है DG ISPR ने बानी PTI इमरान खान को ज़हनी मरीज़ का, क्या ये पहली दफ़ा किसी ने कोई लक़ब दिया है ये इमरान खान के हवाले से? या इमरान खान भी इस किस्म का लक़ब किसी एक बड़े ओहदे पर फायज, एक बड़ा नाम जिसका दुनिया में एक नाम है, वो है हमारे आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनके हवाले से ये लक़ब इमरान खान जेल से पहले बार पहुंचा चुके हैं। और इस किस्म के बयानात वो अक्सर देते रहते हैं। उनका इस वक्त एक ही टारगेट है इमरान खान का, वो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर। क्यों? इसलिए कि फौज कमज़ोर होगी, ये ओहदा कमज़ोर होगा, कौम की जो
ایک متنازع کر دیا جائے گا قوم کی نظروں میں اس عہدے کو، تو ظاہر ہے فوج کمزور ہوگی، اور پاکستان کی اسٹرینتھ ہی کیونکہ پاک فوج ہے، اور اسے ہی کمزور کیا جائے۔ جب یہ کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا، جب پاکستان کمزور ہوگا تو ہمارا آنے کا مقصد، ہماری جو پی ٹی آئی جس کے لیے بنائی گئی تھی، جس کے لیے مجھے اقتدار میں لایا گیا تھا، وہ مقصد میں چاہے اقتدار میں رہ کر پورا کروں، چاہے اقتدار سے اپوزیشن میں رہ کر، چاہے جیل میں رہ کر، وہ کام یہ جیل میں رہ کر وہ سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی شخص ان سے ملاقات کرنے جاتا تھا، چاہے وہ پارٹی کی عادت ہو، چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے وہ ان کے اہل خانہ ہوں، جب وہ باہر آتے تھے، جب وہ گفتگو کرتے تھے تو وہ سیدھا ہٹ کر دیتے چیف آف ڈیفنس فورسز کو، آپ کے ریاستی اداروں کو۔ اس وقت ان کا ٹارگٹ حکومت نہیں تھا، سیاستدان نہیں تھے، ان کا ٹارگٹ صرف فوج تھی۔ وہ اس لیے کہ فوج کمزور ہوگی تو یہ ملک کمزور ہوگا۔ اور اب جو باتیں چیمے گوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، چاہے وہ ان کے اہل خانہ ہوں، چاہے وکلا ہوں، چاہے پارٹی کی عادت ہو، چاہے کوئی اور ہو، اب ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل میں بیٹھ کر پارٹی چلا رہے تھے۔ جیل میں جو انہیں سہولیات میسر ہیں اسے ایک دفتر بنا لیا تھا انہوں نے، ایک صاحب آفس کہہ لیں پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ایک صاحب آفس تھا، اور سیاسی اماجگاہ وہاں بن گئی تھی۔ وکلا جا رہے ہیں، پارٹی قیادت جا رہی ہے، اہل خانہ جا رہے ہیں، دوسرے لوگ ملنے جا رہے ہیں، اور وہ باہر آ کر دھواں دار پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ٹویٹ چل رہے ہیں، اور پوری پارٹی ایک منظم مہم چل رہی ہے حکومت کے خلاف، حکومتی اداروں کے خلاف، اور ریاست کے خلاف، ملک و قوم کے خلاف۔ تو پھر جیل کیا ہوئی؟ یہ جا کر ہوش آئی، یہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہماری مقتدرہ ہے، انہیں جا کر ہوش آئی 2 سال بعد جا کر ان کی آنکھیں کھولے کہ یہ ہم اپنے ہی پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مارے ہیں۔ ایک سزا یافتہ مجرم ہے جس سے 2 کیسوں میں سزا ہو چکی ہوئی ہے، اور مزید کیسز جو ہیں ان کی سزائیں ہونے والی ہیں، قریب لگے ہوئے ہیں، سال 2 سال، 1.25 سال، 1.5 سال سے یہ کیس زیر التوا چلے جا رہے ہیں، اور ان پہ فیصلے ہونے والے ہیں۔ اس شخص کو آپ نے خود ہی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ جو مرضی پروپیگنڈا کرے، جو مرضی بیان جاری کرے، جو مرضی ٹویٹ کرے، جو مرضی۔ وہ ایک قسم کی میٹنگیں چل رہی تھیں، میٹنگ چاہے بنی گالہ میں ہو، چاہے وہ زمان پارک لاہور میں ہو، چاہے اڈیالہ جیل میں ہو، بات تو ایک ہی ہے، بات تو اگلے دن اخبار میں چھپنی ہے یا سوشل میڈیا پہ آ جانی ہے۔ وہ ایک قسم کا وہ سب آفس بن گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کا نقصان ہو رہا تھا ریاست کو۔ بالآخر یہ اویئرنیس آئی ہے حکومت میں، حکمرانوں میں، مقتدرہ میں، کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ریاست کا، اس لحاظ سے اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور یہ ہارڈ اسٹیٹ کا جو انہوں نے ایک تصور دیا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہارڈ اسٹیٹ بنے گی تو یہ جو مینڈکوں کی طرح ٹران ٹران کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف، جو ملک و قوم کو کمزور کر رہے ہیں اور انتشار پیدا کر رہے ہیں، فتنہ پیدا کر رہے ہیں، قوم کو ورگلا رہے ہیں اپنے اداروں کے خلاف، ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ اور یہ جو ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے حکومت نے یا لگانے جا رہی ہے، آج یا کل اس کا اعلان ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ کل آنے والی جو خبریں ہیں وہ بھی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آنے والے کال میں باقاعدہ پابندی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے گزشتہ روز ایک نجی ٹی وی پر بیٹھ کر اس حوالے سے 1-2 سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ انہوں نے بالکل کہا ہے کہ پابندی لگنے جا رہی ہے ملاقاتوں پہ۔ جب اینکر پرسن، خاتون اینکر پرسن، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو آئیں گے ملاقات کرنے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، قوم کے ووٹ سے قوم کا مینڈیٹ لے کر آ گیا ہیں، ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کی ملاقات نہیں ہونی۔ اگلا سوال ان کا تھا ان کی بہنیں، تو پھر آپ گرفتار کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ایسی بات کو، گرفتار بھی ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ قانون کی وائلیشن کریں گے، قانون کو توڑیں گے، اڈیالہ جیل کے بعد دفعہ 144 چونکہ نافذ ہے، اور جو اس دفعہ کی خلاف ورزی کرے گا، جو قانون کی خلاف ورزی کا وہ قانون کی گرفت میں بھی آئے گا۔ یہ گفتگو شاید
जब आप तक पहुंचे उस वक्त तक ऐलान हो चुका हो। आज चूंकि इतवार है, छुट्टी का दिन है, आज अगर ना हुआ तो कल पीर का दिन है, कल ये ऐलान मुतवक्के है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से कोई वाशगाफ, कोई वाज़े ऐलान हो चुका होगा। और ये जो पाबंदी लगी है मुलाकातों पर बानी पीटीआई इमरान खान से, इसका भी वाज़े ऐलान हो चुका होगा। और करने क्या जा रही है रियासत उन लोगों के खिलाफ जो इंतशार फैलाते हैं, दंगा फसाद करते हैं और वर्गला रहे हैं आम सादा लोग शहरियों को, मासूम शहरियों को अदारों के खिलाफ वर्गला रहे हैं। इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि आपके वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच चुके हैं, वहां पर वो अवालगी का मुतालबा करेंगे उन अनासर के खिलाफ जो बैरून मुल्क बैठकर वतन अजीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।